खबरों का कार्यक्रम का 98वां संस्करण। पीएम बोले लाखों के मन की बात मुझ तक पहुंची है। दुनिया में भारतीय खिलौनों का क्रेज बढ़ा है। कार्यक्रम में लता मंगेशकर को भी किया गया याद। कांग्रेस अधिवेशन का आखिरी दिन आज। थोड़ी देर में राहुल गांधी की स्पीच। 2 बजे खड़गे संबोधित करेंगे। 3 बजे से शुरू होगी पार्टी की मेगा रैली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सिसोदिया सीबीआई ऑफिस के लिए रवाना। सीबीआई ऑफिस के आसपास धारा 144 लागू, लगी समर्थकों की भारी भीड़। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के दोबारा चुनाव पर कोर्ट की रोक। दिल्ली हाई कोर्ट ने बैलेट पेपर सुरक्षित रखने को कहा। कल आप भाजपा पार्षदों में हुई थी मारपीट। इसी साल लॉन्च होगा भारत का पहला सौर मिशन। आईआईटी बीएचयू में आदित्य L1 मिशन पर नेशनल वर्कशॉप। इसरो के वैज्ञानिक भी पहुंचे। और धनबाद रेलवे स्टेशन पर अतिक्रमण हटाने पर भड़के दुकानदार। खुद को की जलाने की कोशिश, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज के नेशनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। और सीधे चलेंगे लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री जो है नियुक्ति पत्रों का वितरण कर रहे हैं। और वितरण करने के बाद क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। तो आपको बता दें, लखनऊ में कांस्टेबल भर्ती के जो नियुक्ति पत्र हैं वह आज वितरित किए गए हैं। और जिसको लेकर वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। और वह नियुक्ति पत्र पाने वाले कांस्टेबलों से यहां पर अपनी बात रख रहे हैं। तो बता दें, लखनऊ में आज कांस्टेबल भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। इस कार्यक्रम में वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े हुए हैं। और इस पूरे कार्यक्रम का जो आगाज है राजधानी लखनऊ में किया गया है। तो आज कांस्टेबल भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया है। और वर्चुअली प्रधानमंत्री देने का यहाँ पे काम किया है। मुझे याद आती है उन राजू जी की, जिन तुमको बता दें, आज राजधानी लखनऊ में कांस्टेबल भर्ती में चयनित परीक्षार्थियों को यहां पर ये प्रतिभाशाली युवा सरकारी सिस्टम में नए विचार लेकर के आ रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश में आयोजित आज के रोजगार मेले का विशेष महत्व है। ये रोजगार मेला 9,000 परिवारों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। इतना ही नहीं है, बल्कि यूपी में सुरक्षा की भावना को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। नई भर्तियों से उत्तर प्रदेश पुलिस बल ज्यादा सशक्त होगा और बेहतर होगा। आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं, उन्हें नई शुरुआत और नई जिम्मेदारियों की मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। अनेक अनेक शुभकामनाएं। मुझे बताया गया है कि 2017 से जब से भाजपा सरकार आई है, अब तक यूपी पुलिस में 1.5 लाख से ज्यादा नई नियुक्तियां हुई हैं। अकेले एक डिपार्टमेंट यानी भाजपा के शासन में रोजगार और सुरक्षा दोनों में ही
बढ़ोतरी हुई है। साथियों, एक समय था जब यूपी की पहचान माफियाओं और ध्वस्त कानून व्यवस्था की वजह से जाना जाता था। आज यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था के लिए होती है, तेज गति से हो रहे विकास की और अग्रसर राज्यों में होती है। भाजपा सरकार ने लोगों में सुरक्षा की भावना को मजबूत किया है। हम सब जानते हैं कि जहां भी कानून व्यवस्था मजबूत होती है, वहां रोजगार की संभावनाएं अनेक गुना बढ़ जाती है। जहां भी बिजनेस के लिए सुरक्षित माहौल बनता है, वहां इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगता है। और आप देखिए, उत्तर प्रदेश तो एक प्रकार से टूरिज्म के लिए, हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए सबसे बड़ा श्रद्धा का केंद्र है। अनेक तीर्थ क्षेत्र है। हर परंपरा को मानने वाले लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में सब कुछ है। जब कानून व्यवस्था मजबूत है, ऐसी खबर देश के कोने कोने में पहुंचती है, तो उत्तर प्रदेश में यात्रियों की संख्या भी बढ़ती है। और इन दिनों हम देख भी रहे हैं, भाजपा की डबल इंजन सरकार जिस तरह यूपी में विकास को प्राथमिकता दे रही है, उससे हर सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर्स में रोजगार के मौके बढ़ते ही जा रहे हैं। एक से बढ़कर एक आधुनिक एक्सप्रेसवे का निर्माण, नए एयरपोर्ट्स का निर्माण, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण, नया डिफेंस कॉरिडोर की व्यवस्था, नई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, आधुनिक होते वाटरवेज, यूपी का आधुनिक होता इंफ्रास्ट्रक्चर यहां के कोने कोने में अनेक नए रोजगार ला रहा है। साथियों, आज यूपी में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे है। यहां हाईवेज का लगातार विस्तार किया जा रहा था। अभी मुझे एक परिवार मिलने आया था, उनके साथ एक बेटी भी थी। तो मैंने इसे पूछा, आप उत्तर प्रदेश से हैं? उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो एक्सप्रेस प्रदेश से हूं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की पहचान बनी। हर शहर से हाईवे को जोड़ने के लिए नई सड़कें भी बनाई जा रही है। विकास की ये परियोजनाएं रोजगार के अवसर तो बना ही रही है, दूसरी परियोजनाओं के यूपी आने का रास्ता भी तैयार कर रही है। यूपी सरकार ने जिस तरह अपने यहां टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया है, नई सुविधाएं मुहैया कराई है, उससे भी रोजगार की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई है। अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि लोग क्रिसमस के समय गोवा जाते हैं। गोवा पूरी तरह बुक रहता है, लेकिन इस बार आंकड़े आए हैं कि गोवा से ज्यादा बुकिंग काशी में था। के नाते मुझे बहुत आनंद आया। साथियों, अब से कुछ दिन पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मैंने निवेशकों का उत्साह देखा। हजारों करोड़ का ये निवेश यहां सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही तरह के रोजगार के अवसर बढ़ाने वाला है। साथियों, सुरक्षा और रोजगार की साझा शक्ति से यूपी की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। बिना गारंटी,
10 लाख रुपए तक का लोन देने वाली मुद्रा योजना ने यूपी के लाखों युवाओं के सपनों को नए पंख दिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने हर जिले में रोजगार के नए अवसर बनाए। इससे युवाओं को अपने हुनर को बड़े बाजार तक पहुंचाने की सुविधा मिली है। यूपी में लाखों रजिस्टर्ड एमएसएमईज है, जो भारत में लघु उद्योगों का सबसे बड़ा बेस है। नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने में उत्तर प्रदेश लीडर की भूमिका निभा रहा है। साथियों, आज जिन्हें नियुक्ति पत्र मिला है, उन्हें एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपके जीवन में नई जिम्मेदारियां, नई चुनौतियां और नए अवसर आने वाले हैं। रोज नया अवसर आपके लिए इंतजार कर रहा है। इसके बावजूद मैं आपको व्यक्तिगत रूप से उत्तर प्रदेश के एक सांसद के रूप में और इतने साल के मेरे सार्वजनिक जीवन के अनुभव से मैं कहता हूं कि साथियों, भले आज आपको नियुक्ति पत्र मिला है, आपके जीवन की एक शुरुआत हुई है, लेकिन आप अपने भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने मत देना। हर पल नया सीखना, क्षमता बढ़ाना, कैपेबिलिटी बढ़ाना, और अब तो ऑनलाइन भी इतनी शिक्षा की व्यवस्थाएं होती है, इतना कुछ सीखने को मिलता है। आपकी प्रगति के लिए ये बहुत आवश्यक है। आप अपने जीवन को कभी भी स्थगित मत होने देना। जीवन भी गतिशील रहे, जीवन भी नई ऊंचाइयों को पार करता चले, और इसके लिए योग्यता को बढ़ाना। आपको सरकारी सेवा में प्रवेश मिला है और इसे आप अपना प्रारंभ ही समझिए। आपको अपने व्यक्तित्व के विकास, अपनी प्रगति पर भी ध्यान देना चाहिए, अपना ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए। जब आप इस सेवा में आए हैं, इस भर्तियां में आज आपको फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी है। के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत और खबरों में बात करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें, जहां पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई के सामने पेश हुए। खबर दिल्ली से, सीबीआई ऑफिस के बाहर समर्थकों की भारी भीड़। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया से पूछताछ जारी। सीबीआई मुख्यालय के आसपास धारा 144 लागू। खबर दिल्ली से, जहां पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई के सामने पेश हुए हैं। सीबीआई ऑफिस के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ भी देखी जा रही है। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया से पूछताछ जारी। सीबीआई मुख्यालय के आसपास धारा 144 लागू। खबर दिल्ली से है, जहां डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई के सामने पेश हुए हैं। सीबीआई ऑफिस के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया से पूछताछ लगातार जारी है। सीबीआई मुख्यालय के आसपास धारा 144 लागू। और ये तस्वीरें आपको जो दिखा रहे हैं, सीबीआई ऑफिस के पहुंचने के पहले की तस्वीरें हैं। जब सीबीआई दफ्तर पहुंचने से पहले वे राजघाट पहुंचे, जहां पर उन्होंने बापू के समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रणाम किया। उनके साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह और ग्रेटर कैलाश से विधायक सौरभ साथ में थे। सीबीआई दफ्तर में पहुंचने से पहले उन्होंने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर श्रद्धा
सुमन अर्पित कर प्रणाम किया था और उसके बाद जो है वह सीबीआई दफ्तर के लिए रवाना हुए थे। और अब खबर यह आ रही है कि वह सीबीआई दफ्तर पहुंच चुके हैं, जहां पर सीबीआई जो उनसे पूछताछ कर रही है। और इस खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर में पेश हुए हैं, पूछताछ की जा रही, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले ही मनीष सिसोदिया सीबीआई ऑफिस के अंदर पहुंच चुके हैं और सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि सीबीआई ने और दिल्ली पुलिस ने उनके आने से पहले ही लगभग सीबीआई ऑफिस के आसपास के एरिया में धारा 144 लागू कर रखी है और लगभग 2 से 3 किलोमीटर पहले ही कई रास्तों को ब्लॉक कर दिया है, बंद कर दिया है, जिसकी वजह से हैवी ट्रैफिक हो चुका है। और यहाँ पर किसी भी प्रकार का आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो बीजेपी का हो, कोई भी हो, किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन या कोई भी गैदरिंग अलाउ नहीं है, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस और मैं ये कहूँ सीबीआई ने जो इंतजाम किया है उसको लेकर वो यही है कि पूरा जो इलाका है वो थोड़ा कर्फ्यू लगाकर तब्दील कर दिया है। जी अब प्रवेश, सीबीआई दफ्तर पहुंचने के पहले जो है मनीष सिसोदिया राजघाट पहुंचे थे, जहां पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह और विधायक नजर आ रहे थे। उसके बाद आप जब सीबीआई दफ्तर पहुंचे हुए हैं तो उनके साथ क्या संजय सिंह या जो विधायक हैं सौरभ ग्रेटर कैलाश से, क्या वह भी उनके साथ मौजूद हैं? कौन कौन से पार्टी के आला अधिकारी उनके साथ मौजूद थे अभी? और क्या सीबीआई दफ्तर मनीष सिसोदिया अकेले अंदर गए हैं, उनके साथ कोई नेता भी साथ में मौजूद है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब वो राजघाट गए थे तो उनके साथ काफी लोग मौजूद थे, लेकिन सीबीआई हेडक्वार्टर में उनको अकेले ही जाना हुआ है और वो अकेले गए हैं, उनके साथ किसी को कोई अनुमति नहीं मिली है। और सीबीआई ने पहले से ये इंतजाम कर लिया था कि वो सीबीआई हेडक्वार्टर में अकेले ही आएंगे। हालांकि उनके साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और मैं ये कहूँ कि कई विधायक और मंत्री भी जाना चाहते थे, लेकिन सीबीआई ने उन्हें अनुमति नहीं दी है। जबकि आम आदमी पार्टी से ही मैं आपको बता दूं, सोमनाथ भारती जो है वो इसी पुलिस बैरिकेडिंग के पास आकर उन्होंने काफी कुछ मीडिया को बयान जरूर दिया है और हमला किया है बीजेपी में, एक पर के बीजेपी जो है जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि वो मनीष सिसोदिया को जेल भेजकर सारे काम को बंद कर सके। जी अब प्रवेश, अगर बात की जाए पूरे मामले को लेकर, क्या आम आदमी पार्टी के और कार्यकर्ताओं से कोई बातचीत हुई है? क्या कुछ बयान सामने आए हैं मनीष सिसोदिया की पूछताछ को लेकर? जी बिल्कुल, मैंने अभी आपको पहले ही बताया सर कि सीबीआई ने और दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे किसी प्रकार की गैदरिंग अलाउ नहीं करी है, जिस वजह से काफी लोग संख्या में आए जरूर थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको इकट्ठा होने नहीं दिया, जिस कारण किसी प्रकार से कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक सोमनाथ भारती जो अकेले विधायक है जो पूरी गैदरिंग को तोड़ते हुए मीडिया के पास आए थे और मीडिया में उन्होंने काफी कुछ बयान दिया और उनका कहना था कि ये जानबूझकर हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जाए। और मैं ये कहूँ कि कल भी आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता थे जिन्होंने बयान दिया था और आज सुबह भी कई नेताओं ने बयान दिया है, जिनका कहना यह था कि आम आदमी पार्टी के ज्यादातर पार्षद और नेताओं को घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। और जिसको देखते हुए उनका साफ साफ कहना है कि बीजेपी नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी के कोई भी नेता बचे या आम आदमी पार्टी बचे। जी प्रवेश, कब तक पूछताछ की जाएगी? क्या कुछ समय रहेगा? कितने समय तक पूछताछ की जा सकती है मनीष सिसोदिया से? अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर मीडिया कर्मी से और अन्य साथियों से बातचीत चल रही थी, तो उसमें सीधा सीधा ये बताया जा रहा है कि ये जो पूछताछ है 2-4 घंटे की नहीं है, कम से कम मुझे लगता है रात के 8 या 9 भी बज सकते हैं। उसके बाद ही मनीष सिसोदिया को शायद यहाँ से जाने की अनुमति मिलेगी। प्रवेश, आपके आसपास आम आदमी पार्टी के कुछ समर्थक, कुछ नेता अगर खड़े हो तो उनसे बातचीत कीजिए, उनसे उनका भी रुख जानना चाहते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है पूरे मसले को लेकर। क्या बात हो पाएगी आम आदमी के कार्यकर्ताओं से अभी? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया यहाँ पे धारा 144 लागू है, यहाँ पर कोई भी गैदरिंग या कोई भी आदमी नहीं आ सकता है, सिर्फ मीडिया कर्मी ही मौजूद है। मीडिया कर्मी को भी एक एरिया दिया गया है, वो उसी गैदरिंग में खड़े हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी आम आदमी पार्टी का समर्थक हो या बीजेपी का हो या कोई नेता हो, किसी को भी यहाँ पे आने की अनुमति नहीं है। अकेले सोमनाथ भारती आए थे और उनके कुछ शब्द और बयान मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। जी चलिए प्रवेश, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें खबर दिल्ली से, जहां पर सीबीआई मुख्यालय पहुंचे हुए हैं मनीष सिसोदिया, जहां पर उनसे लगातार जो पूछताछ जारी है। तो बता दें सीबीआई दफ्तर पहुंचते ही मनीष सिसोदिया से जो है पूछताछ जारी है। पूरे सीबीआई दफ्तर के आसपास जो है 144 धारा लागू कर दी गई है।
और सीधे चलेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां पर कांग्रेस का महाधिवेशन चल रहा है। राहुल गांधी संबोधित कर रहे हैं। चलिए सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। अपना बहुमूल्य समय निकाल कर और फिर कंटेनर से उतरता था। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों से मिलता। तो पिछले पहले 10-15 दिन में जिसको आप अहंकार कह सकते हो, घमंड कह सकते हो, वो सारा गायब हो गया। क्यों गायब हुआ? क्योंकि भारत माता ने मुझे मैसेज दिया, देखो तुम अगर निकले हो, अगर कन्याकुमारी से कश्मीर चलने निकले हो, तो अपने दिल से अहंकार मिटाओ, घमंड मिटाओ, नहीं तो मत चलो। और मुझे यह बात सुननी पड़ी, मुझे यह बात सुननी पड़ी। मुझ में उतनी शक्ति नहीं थी कि मैं इस बात को ना सुनूं। और आस्ते आस्ते मैंने नोटिस किया, मेरी आवाज चुप होती गई। पहले किसान से मिलता था, मैं उसको अपना ज्ञान समझाने की कोशिश करता था। थोड़ी जो मुझ में जानकारी है खेती के बारे में, मनरेगा के बारे में, फर्टिलाइजर के बारे में, मैं कहने की कोशिश करता था। आस्ते आस्ते ये सब बंद हो गया। शांति सी आ गई। और सन्नाटे में मैं सुनने लगा। ये आस्ते 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 ये बदलाव आया। और जब मैं जम्मू कश्मीर पहुंचा, वो भी अजीब सी बात थी। जब मैं जम्मू कश्मीर पहुंचा, मैं बिल्कुल चुप हो गया। कह लो जैसे मेडिटेशन करता है प्रियंका और मैं, विपासना करते हैं, वैसी बात हो गई कि बिल्कुल चुप हो गया मैं। मां बैठी हैं, मैं छोटा सा था, 1977 की बात है। चुनाव आया, मुझे चुनाव के बारे में कुछ मालूम नहीं था, 6 साल का था मैं। एक दिन घर में अजीब सा माहौल था। मैं मां के पास गया, बैठी हुई हैं, इधर नहीं देख रही हैं। मां के पास गया, मैंने मां से पूछा मम्मी क्या हुआ? और मां कहती हैं हम घर छोड़ रहे हैं। तब तक मैं सोचता था कि वो घर हमारा था। तो मैंने मां से पूछा, मां हम अपने घर को क्यों छोड़ रहे हैं? और पहली बार मां ने मुझे बताया कि राहुल ये हमारा घर नहीं है,
ये सरकार का घर है और अब हमें यहां से जाना है। मैंने मां से पूछा, मां कहां जाना है? कहती है नहीं मालूम। और इसी बीच बड़ी खबर गोरखपुर से आ रही है, आपको बता दें रिश्तों को तार तार यहां पर किया गया है। महिला ने पति व 2 बेटों की गला रेतकर की हत्या। खबर गोरखपुर से, संपत्ति की लालच में महिला की हत्या की गई है। सहजनवा थाना क्षेत्र के नगर पंचायत 5 की घटना। गोरखपुर से खबर, जहां पर रिश्तों को तार तार करने वाला मामला सामने आया है। महिला ने पति व 2 बेटों की गला दबाकर की थी हत्या। संपत्ति की लालच में महिला की हत्या। सहजनवा थाना क्षेत्र के नगर पंचायत 5 की यह घटना। गोरखपुर से खबर, जहां पर रिश्तों को तार तार करने वाला मामला सामने आया है। महिला ने पति व 2 बेटों की गला रेतकर की हत्या। जनपद गोरखपुर के थाना सहजनवा में कल रात्रि थाना पुलिस को 1:30 बजे सूचना मिली कि 2 मुंह बांधे हुए लोगों द्वारा एक परिवार के एक पुरुष एवं उसके 2 बच्चों की गला रेत दिया है। इस सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने पर एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया एवं बाकी 2 का इलाज जारी रहा। वो भी कुछ थोड़ी देर बाद में मृत घोषित कर दिए गए। इस सूचना के बाद में थाना पुलिस द्वारा मौके पे जाके जांच पड़ताल की एवं आस पड़ोस में पूछा गया तो यह पता चला कि पति पत्नी के अंदर हमेशा विवाद रहता है। फिलहाल खबर, वैसे मैंने उसका हाथ पकड़ा था, कोई फर्क नहीं। मैंने सोचा उस समय सोचा ये मेरी बहन नहीं है, ये मैं क्या कर रहा हूं? जो मेरा प्यार मेरी बहन के लिए है, मैं इसको कैसे दे रहा हूं? अजीब सा लगा। मुझे मेरा हाथ पकड़ती है, कहती है राहुल जी, भैया मैं आपसे मिलने आई हूं। क्या बात है? मेरा पति मुझे मार रहा है, पीट रहा है। मैंने कहा कब? कहती है अभी वो मुझे मार रहा था, मैं घर से भागी हूं आपसे मिलने। तो मैंने कहा कि पुलिस को बुलाएं। कहती है नहीं, पुलिस को नहीं बुलाइए। फिर मुझे कहती है अब मैं जा रही हूं वापस, फिर से पिटने जा रही हूं। मगर मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये महिला अकेली नहीं है, ऐसी लाखों करोड़ों महिलाएं इस देश में। तो ये सब मुझे सुनने को मिला और इस घर को हम आस्ते आस्ते जम्मू कश्मीर तक ले गए। पता नहीं, शायद मेरा परिवार सालों पहले वहां से आया। मैंने सोचा कि अजीब सी बात है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक मैं इस छोटे से घर को